हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसे सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। साथ ही साथ में हमने देखा था बेटा डिजीज़ क्या होती है, कौन कौन से टाइप की डिजीज़ होती है, कौन कौन से वेज है जिनके थ्रू डिजीज़ आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है, कैसे इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ लिया बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स के लिए यूज किया था बेटा, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जाती है इनसे। साथ ही साथ में वैक्सीन्स भी जो टेक्निक है वैक्सीनेशन टेक्निक में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए, आपकी इम्यून सेल्स को इवोक करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको वो किसी भी डिजीज से प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया बेटा एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स में क्या डिफरेंस है। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन्स में भी यूज किए जाते हैं, मेडिसिन्स बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, चाहे फंगस हो, फंगस का भी यूज किया जाता है, एल्गी का भी यूज किया जाता है, बैक्टीरियाज का भी यूज किया जाता है, और साथ ही साथ में जो है वायरसेस, इनका भी यूज किया जाता है। इसके बाद में हमने देखा बेटा, हमने एक चार्ट बनाया था जहां पर हमने समझा था कि डिजीज जो है अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। हमने पढ़ लिया था, हमने अलग अलग टाइप की डिजीज देखी थी बेटा। कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जिनमें स्प्रेड करने के लिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल हो सकता है ना। जिन डिजीज को स्प्रेड करने के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो मतलब इनमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू होती है, जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू होती है, ठीक है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। जो हमने देखा था नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो एक दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होती है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। हमने कुछ डिजीज ऐसी भी देखी थी बेटा जिसे बोलते हैं हम हेरिडेटरी डिजीज, ठीक है, जो कि कैसी होती है, जेनेटिक होती है, हमें पेरेंट्स से मिलती है, ठीक। काफी सारी डिजीज है जैसे सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आपकी जो आरबीसीज होती है वो सिकल शेप की हो जाती है, ठीक है, और सिकल शेप की होने की वजह से कम अमाउंट में हीमोग्लोबिन कैरी कर पाती है, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, एनीमिया जैसी कंडीशन वहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। इसके बाद में कुछ और अलग अलग टाइप की डिजीज होती है, जैसे हार्मोनल डिजीज भी होते हैं बेटा। आपको पता होगा हार्मोन्स अगर कम अमाउंट में या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, अगर हार्मोन्स का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम है या फिर ज़्यादा है तो भी डिजीज हो सकती है। अगर विटामिन की कमी है आपकी बॉडी के अंदर तो भी डिजीज हो सकती है। आपको पता है बेटा हमारी जो बॉडी है उसको न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन्स चाहिए उनको, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट आपकी डाइट के अंदर कम अमाउंट में है तो आपकी बॉडी के अंदर उस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड डेफिशिएंसी हो सकती है। काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से। तो बेटा विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स अलग अलग टाइप की होती है, आपने छोटे से पढ़ते पढ़ते आ रहे बेटा, विटामिन ए बी सी डी ई के। कुछ ऐसी विटामिन्स होती है बेटा जो कि फैट्स में डिजॉल्व होती है, और कुछ ऐसी विटामिन्स होती है जो कि वाटर में डिजॉल्व होती है। तो विटामिन्स को भी अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है बेटा, है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, जनरली विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी और सी इसीलिए हमारे यूरिन में भी देखने को मिलती है बेटा, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिजॉल्व इजीली हो सकती है। बाकी की विटामिन ए डी ई के ये विटामिन ऐसी है जो कि फैट्स में डिजॉल्व होती है। तो बेटा ये एक जनरल चीजें बता रहा हूँ आपको, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है ना बेटा। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसे विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है बेरी मसल्स वीकनेस होती है बेटा, ठीक है। क्योंकि विटामिन बी जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए। विटामिन बी ही ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट का अपटेक कराता है, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद विटामिन सी जो होती है उसके थ्रू अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो डिजीज का नाम बेटा स्कर्वी। जब आपके गम से उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है तो उसे बोलते हैं हम स्कर्वी डिजीज,
ठीक है, आपके मसूड़ों में से जो है ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद में हमने देखा विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी के अंदर तो आपकी बोन्स जो है फ्रेजाइल हो जाती है, वीक बोन्स हो सकती है बेटा, और इसी डिजीज को बोलते हैं हम रिकेट्स। ठीक है, विटामिन ई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई जनरली हमें देखने को मिलती है कॉस्मेटिक्स में, इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है बेटा। जितने भी आप कॉस्मेटिक्स देखते हो, फेस वॉश, ब्यूटी क्रीम्स जितनी भी होती है, नाइट क्रीम्स जितनी भी होती हैं, उनके अंदर विटामिन ई का यूज किया जाता है। तो इसलिए ये इनफर्टिलिटी विटामिन भी है। अगर इस विटामिन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम होता है तो आपके गैमेट्स का फ्यूज होने की जो चांसेस है वो रिड्यूस होते चले जाते हैं। ठीक है, वेट बेटा। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि विटामिन ई जो है इनफर्टिलिटी विटामिन है, और विटामिन के जो होती है उसके थ्रू होती है बेटा लेट ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी के अंदर तो कौन सी डिजीज होती है बेटा? लेट ब्लड क्लॉटिंग, जहां पर आपकी जिस टाइम पे ब्लड रिलीज होता है बेटा कोई चोट लगने पे, तो ब्लड की क्लॉटिंग बहुत देरी से होती है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ विटामिन्स भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर प्रोटीन्स की कमी होती है बच्चों में तो भी डिजीज हो सकती है बेटा। प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट की अगर बॉडी के अंदर कमी होती है तो भी डिजीज हो सकती है, जैसे क्वाशियोरकोर और मेरास्मस, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा, वेट। आगे हम डिस्कस करेंगे मलेरिया के प्रिवेंशन और साथ ही साथ में मलेरिया का ट्रीटमेंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में मलेरिया डिजीज स्टार्ट किया था बेटा, जो कि प्रोटोजोन्स के थ्रू होती है। और कौन सा प्रोटोजोन्स? तो हमने लिख लिया था कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है और इसी के थ्रू मलेरिया डिजीज होती है। काफी अदर स्पीशीज भी हैं इस प्लाज्मोडियम की, और प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला जो वेक्टर है बेटा उसका नाम है फीमेल एनाफिलिस। इन्फेक्शियस जो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज है उसका भी नाम लिख लिया था हमने, स्पोरोजॉइड स्टेज। और साथ ही साथ में ये डिजीज का एक इंपॉर्टेंट साइन क्या है कि आपकी जो स्प्लीन और लीवर है उसका एनलार्जमेंट होने लग जाता है, क्योंकि वहां पर आरबीसी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ब्रेकडाउन होती है, हीमोलाइसिस होता है बेटा, तो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है और इसी वजह से आपको एनीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बेटा हम कि क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं हम। ठीक है बेटा, प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? रोकथाम, कैसे हम बच सकते हैं डिजीज होने से, है ना। अगर हम कुछ मेजर करें तो बेटा हम बच सकते हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजरमेंट कर सकते हैं हम। जैसे हम यूज कर सकते हैं बेटा स्प्रिंकलिंग कैरोसिन इन लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है बेटा, हम कैरोसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज इंसेक्टिसाइड, हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। मॉस्क्यूटो रिपेलेंट एंड मॉस्क्यूटो नेट्स। ठीक है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, मॉस्क्यूटो रिपेलेंट, कुछ क्रीम्स होती है बेटा, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में मॉस्क्यूटो नेट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, यूज ऑफ लार्विवोरस फिशेस और एनिमल्स such as minnows, trout fish,
एंड गैम्बूशिया। ठीक है, इन फिशेस का भी यूज कर सकते हैं हम, है ना। और लिख सकते हैं बेटा अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज, अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज, हम बाहर जाना कम कर सकते हैं जिस टाइम पे ज्यादा मॉस्किटो होते हैं बेटा। ठीक है, हम पार्क में जाना कम कर सकते हैं क्योंकि बेटा पार्क में ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी होती है और वहां पे ज्यादा से ज्यादा मॉस्किटो देखने को मिलते हैं हमें, तो उससे बच सकते हैं हम आउटडोर एक्टिविटीज से। कैरोसिन स्प्रिंकल कर सकते हैं, कैरोसिन छिड़क सकते हैं बेटा हम, जितने भी ऐसे लार्ज वाटर बॉडीज हैं, तालाब है बेटा, पॉन्ड्स हैं, वहां पर हम कैरोसिन का छिड़काव कर सकते हैं बेटा, क्योंकि कैरोसिन की वजह से वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से लार्वास जो होते हैं वो डूब जाते हैं। ठीक है, जिन भी जगह पर बेटा, जिन भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर वाटर जो है वो कलेक्ट होता है ना, रेनी सीजन में, तो उनको उस स्टोर वाटर को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, यूज इंसेक्टिसाइड, मॉस्किटो रिपेलेंट एंड मॉस्किटो नेट्स, कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट केमिकल्स का यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, पहले जैसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता था बेटा डीडीटी, तो डीडीटी का आजकल यूज जो है बंद हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि डीडीटी की वजह से बायोमैग्निफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी वाटर बॉडीज में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है बेटा, जिसकी वजह से जो फिशेज हैं उनके अंदर वो केमिकल जाते हैं और फिशेज से, छोटे छोटे फिशेज से बेटा लार्ज फिशेज में वो केमिकल्स जाते हैं और बाद में ह्यूमंस के अंदर तो ऐसे ही टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। इसे ही बोलते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है बेटा, तो यूज इंसेक्टिसाइड, मॉस्किटो रिपेलेंट एंड मॉस्किटो नेट्स का यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, यूज ऑफ लार्विवोरस फिशेस और एनिमल्स सच एज मिनोज, ट्रॉट एंड गैम्बूशिया फिश। तो ये कुछ फिशेस हैं जिनका यूज किया जाता है बेटा, ये लार्विवोरस फिशेस होती हैं। लार्विवोरस फिशेस का मतलब क्या है कि ये ऐसी फिशेस हैं जो कि लार्वास को फीड करती हैं। क्या करती है बेटा? लार्वास को फीड करती हैं। डक भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा। तो ये सब जो फिशेस हैं वो इंट्रोड्यूस की जा सकती है एक वाटर बॉडी के अंदर, ताकि जितने भी लार्वास हैं उनको ये फिशेस फीड कर सके। ठीक है, तो ये हमने कुछ मेन हमने कुछ प्रिवेंशन देख लिए, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। फुल स्लीव से कपड़े पहन सकते हैं बेटा, ताकि मच्छर जो है हमें नहीं काट सके, फीमेल एनाफिलिस से कांटेक्ट में हम ना आ सके। हम अपनी स्किन पे मॉस्किटो क्रीम का अप्लाई कर सकते हैं बेटा, जिसकी वजह से मॉस्किटो हमसे दूर रहे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, हमने देख लिया कि हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। 1 मिनट। ठीक है, हाँ, हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं हमने देख लिया। हमने देख लिया कि किस पैथोजन के थ्रू होती है, ये सब पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे प्रिवेंशन आपको समझ में आ चुके हैं। इसके बाद लिखते हैं बेटा कि कौन सी ड्रग है इफेक्टिव जो कि यूज की जाती है मलेरिया डिजीज के लिए। ठीक है, कौन सी ड्रग है जो कि यूज की जाती है मलेरिया के लिए। तो लिख सकते हैं हम ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बेटा एक ड्रग है जिसका नाम है क्विनिन। क्विनिन इज इफेक्टिव ड्रग for malaria disease which is obtained from the bark of
सिंकोना ट्री। तो बेटा यहाँ पर क्विनिन ड्रग जो है वो यूज की जाती है मलेरिया डिजीज के ट्रीटमेंट में, और बेटा ये जो ड्रग है वो फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया के लिए। ये ड्रग किससे ऑब्टेन की गई थी? तो ऑब्टेन की गई थी बेटा सिंकोना ट्री की बार्क वाले पार्ट से। किससे ऑब्टेन की गई थी? सिंकोना ट्री के बार्क से। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से पार्ट से ऑब्टेन की गई थी, तो बार्क वाले पार्ट से ऑब्टेन की गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है कि कौन सी ड्रग है, तो क्विनिन। ठीक है, तो मलेरिया डिजीज बहुत जनरल क्वेश्चंस बन सकते हैं मलेरिया डिजीज में से, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज, उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जो कि है नेक्स्ट डिजीज है बेटा टाइफॉइड। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है कौन सी है? टाइफॉइड। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि टाइफॉइड किस पैथोजन के थ्रू होती है? टाइफॉइड किस पैथोजन के थ्रू होती है? सेकंड नंबर की डिजीज है बेटा टाइफॉइड किस पैथोजन के थ्रू होती है? तो उसका पैथोजन है एक बैक्टीरिया। ठीक है, इसका पैथोजन है बेटा एक बैक्टीरिया, और इसी बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसी बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है बेटा? ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो थ्रू contaminated food and water and house flies। ठीक है बेटा, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, और साथ ही साथ में हाउस फ्लाई के थ्रू होता है। हाउस फ्लाई क्या करती है? इन फूड के अंदर जो रोड साइड फूड होता है बेटा, उनके अंदर जितने भी पैथोजेंस होते हैं साल्मोनेला टाइफी के या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी के, इनको लाके वाटर, आपका जो पीने का पानी है बेटा उसके अंदर स्प्रेड कर सकती है। साथ ही साथ में आपके जो फूड है उसके कांटेक्ट तक इस पैथोजन को ला सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये डिजीज हो सकती है। कौन सी डिजीज? टाइफॉइड। ठीक है, इसी बारे में बेटा हम देखते हैं कि कौन कौन से हमें यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हमने सिम्टम्स और साइन का मतलब समझ लिया था बेटा कि सिम्टम और साइन में क्या फर्क है। ठीक है, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं बेटा हमने देखा कि हम डिजीज वाला पार्ट देख रहे हैं बेटा, हमें ये पता होना चाहिए, अभी हम जब बहुत सारी डिजीज पढ़ लेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो कि हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन को अफेक्ट करती है। ठीक है, बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है बेटा जनरल जो कि हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, और बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है बेटा जो कि हमारे जिस रूट के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करती है उसी रूट से रिलेटेड ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। जैसे बेटा एक डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, हम पढ़ेंगे आगे। तो ट्यूबरकुलोसिस एक लंग्स का इन्फेक्शन होता है बेटा, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरियाज हैं वो कैसे एंटर करते हैं बॉडी के अंदर? तो नेजल रूट के थ्रू। ठीक है, कैसे एंटर करते हैं बेटा? नेजल रूट के थ्रू। अब नेजल रूट के थ्रू एंटर कर रहे हैं तो नेजल रूट किससे जुड़ा है बेटा? लंग्स से, और सीधे वो बैक्टीरियाज लंग्स के अंदर जाके इंफेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, ऐसे बेटा बहुत अलग अलग टाइप के जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, इनके जो वायरसेस होते हैं बेटा, इनके जो प्रोटोजोन्स होते हैं या फिर जो भी इनके पैथोजेंस हैं वो क्या करते हैं बेटा? हमारे सेक्सुअल पार्ट को अफेक्ट करते हैं, उसी रूट से ये हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी डिजीज है बेटा जो कि हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, तो वो भी ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज है बेटा, जैसे टाइफॉइड है, कोलेरा है।
ठीक है। तो इन डिजीज में भी क्या होता है, इन डिजीज में भी जो पैथोजन से हमारे ओरल रूट के थ्रू हमारी इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं और इंटेस्टाइन की वॉल को जाके ये डैमेज करने लगते हैं। ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन की वॉल को ये क्या करते हैं बेटा, डैमेज करते हैं, हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हमें क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा टाइफाइड डिजीज, टाइफाइड डिजीज का जो पैथोजन है वो है एक बैक्टीरिया। आपको याद रखना है बेटा, इससे पहले वाली जो मलेरिया डिजीज थी वो प्रोटोजोन्स के थ्रू होती है, और ये जो टाइफाइड डिजीज है ये किसके थ्रू होती है, तो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखना ही है, बाकी कुछ याद रहे ना रहे आपको पैथोजन का नाम याद रखना है ना। ट्रांसमिशन होता है इसका हाउस फ्लाइज के थ्रू। हाउस फ्लाइज जो होती है बेटा किसी भी डर्टी प्लेस से क्या करती है, इन पैथोजन्स को लेके आती है, इन बैक्टीरियाज को लेके आती है और आपके खाने के अंदर या फिर जो पानी है बेटा पीने का आपका, उस तक इनको पहुंचाती है। तो हाउस फ्लाइज क्या है इनके लिए, हाउस फ्लाइज यहां पर क्या है इनके लिए बेटा, तो क्या है, कैरियर। लिख लेना बोले आप ब्रैकेट में इधर, हाउस फ्लाइज कैसे वर्क करती है यहाँ पे, एज अ कैरियर वर्क करती है, यहाँ पर एक्ट करती है। ठीक है, मीडिएटर की तरह वर्क करती है बेटा। इसके बाद में हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। कैसे हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले इससे पहले हम देख लेते हैं सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स क्या है इस डिजीज के लिए, तो सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं बेटा, हमें यहां पे दिखाई देता है हमें हाई फीवर। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब बेटा यहां पर एब्डोमिनल जो पेट होता है आपका उसमें दर्द होता है। ठीक है, डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब बॉडी से वाटरी स्टूल पास होते हैं आपकी। ठीक है, आपकी जो बॉडी है उससे वाटरी स्टूल पास होते हैं। लॉस ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी, आपकी बॉडी जो है उससे मिनरल्स और साल्ट्स की ज्यादा से ज्यादा लॉस होने लगता है, क्योंकि जब वाटरी स्टूल पास होते हैं आपकी बॉडी से, है ना, तो साथ ही साथ में मिनरल्स और साल्ट की भी कमी हो जाती है। बॉडी वीकनेस। ठीक है बेटा, बॉडी वीकनेस हो जाती है इसके अंदर काफी ज्यादा, बॉडी वीकनेस। साथ ही साथ में हेडेक। ठीक है, रेड स्पॉट्स ऑन द बॉडी सरफेस। ठीक है, तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हाई फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स का मतलब क्या बेटा, पेट में दर्द होता है। डायरिया, यहाँ पे डायरिया ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब बॉडी से लिक्विड स्टूल पास होते हैं, है ना, लिक्विड फॉर्म में बॉडी का एक्सक्रीट जो है वो पास होता है। ठीक है, वीकनेस फील होती है बेटा, क्योंकि बॉडी के अंदर मिनरल्स और साल्ट की कमी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ में हेडेक होता है काफी ज्यादा और बॉडी पे रेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं इस टाइफाइड डिजीज के अंदर। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, इसके बाद लिख लेते हैं हम
ये समझ में आ गए होंगे आपको। डायरिया मतलब क्या होता है बेटा? लिक्विड स्टूल, ठीक है, लूज मोशन। इसके बाद लिखते हैं हम कि कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो किस तरीके से प्रिवेंशन किया जा सकता है बेटा? यूज टीएबी वैक्सीनेशन, टीएबी वैक्सीनेशन का यूज कर सकते हैं बेटा। टाइफॉइड और टाइफॉइड की वैक्सीन है जिसको बोलते हैं टीएबी वैक्सीन। इसमें टाइफी और पैराटाइफी के जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनका यूज किया जाता है इन वैक्सीन के अंदर, ठीक है। हीट किल्ड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी पहले से इम्यूनाइज हो जाए और जब हमें इन फ्यूचर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो ये बैक्टीरियाज हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा सके, क्योंकि इस बैक्टीरियाज के लिए हमारी बॉडी की सेल्स जो है पहले से इम्यून हो चुकी है, हमारा इम्यून सिस्टम पहले से एक्टिवेट हो चुका है। वो उन बैक्टीरियाज को रिकॉग्नाइज कर लेगा और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो एंटीबॉडीज होती हैं बेटा जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स होती है। यूज टीएबी वैक्सीनेशन, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, है ना। जो नालियां हैं वो साफ होनी चाहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि हाउस फ्लाई ज्यादा से ज्यादा रहती है वरना। प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। यूज टीएबी वैक्सीनेशन, है ना। मेंटेन हाइजीन, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, ठीक है। रेगुलर हाथ बेटा धोने चाहिए आपको, ठीक है। सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, जब भी आप कोई खाना खाते हो बाहर तो सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको समझ में आ गया टीबी वैक्सीनेशन क्या है, प्रॉपर सैनिटेशन यूज करना चाहिए, हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए बेटा, रोड साइड फूड को अवॉइड करना चाहिए। जितने भी आपके आसपास के ऐसे एरियाज हैं जो कि बेटा जहां पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है और उसके आसपास जो भी फूड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको आपको परचेज नहीं करना चाहिए, वहां पर आपको उन चीजों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाउस फ्लाइज उन फूड के कांटेक्ट में ज्यादा आती है। आपको बॉइल्ड वाटर यूज करना चाहिए बेटा, कवर्ड फूड को ही आपको खाना चाहिए, जो भी फूड है बचा हुआ उसको भी कवर करके रखना चाहिए। तो ये सारे हम कुछ प्रिवेंशन हमें यूज करना चाहिए जिसके थ्रू हम ये डिजीज होने से बच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ट्रीटमेंट क्या है बेटा इसका? तो इफेक्टिव ड्रग फॉर दिस डिजीज, इफेक्टिव ड्रग इज क्लोरोमाइसेटिन। क्या है बेटा? क्लोरोमाइसेटिन जो है इसके लिए इफेक्टिव ड्रग है, ठीक है। क्लोरोमाइसेटिन जो है इसके लिए क्या है बेटा? एक इफेक्टिव ड्रग है। तो टाइफॉइड देखा हमने, टाइफॉइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और इससे पहले हमने डिस्कस किया मलेरिया। तो मलेरिया कैसी डिजीज थी बेटा? प्रोटोजोन्स के थ्रू होती है, टाइफॉइड बैक्टीरिया के थ्रू होती है। आपको बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है। सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स जो है उनमें आपको मेन जो सिम्टम्स है वो ज्यादा आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रब कर रहा हूं इसको। आगे हम नेक्स्ट डिजीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट भी हम बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे बेटा। नेक्स्ट भी हम एक बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस करेंगे। डिजीज है बेटा ट्यूबरकुलोसिस।
थर्ड डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी जो रेस्पॉन्सिबल बेटा पैथोजन है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पैथोजन है उस पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम। और माइकोबैक्टीरियम की भी आपको स्पीशीज याद होनी चाहिए बेटा। माइकोबैक्टीरियम के बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि अलग अलग डिजीज कॉज कर सकते हैं, है ना। माइकोबैक्टीरियम की कौन सी स्पीशीज ट्यूबरकुलोसिस कॉज करती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये तो हो गया उसका पैथोजन। अब ये जो पैथोजन है बेटा ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिलीजेस a toxin named ट्यूबरकुलिन, ठीक है बेटा। तो ट्यूबरकुलिन एक टॉक्सिन है जो कि इस बैक्टीरिया के थ्रू रिलीज किया जाता है और यही टॉक्सिन हमें इन्फेक्ट करता है, ठीक है। यही जो टॉक्सिन है ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो ट्यूबरकुलोसिस एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज है बेटा। आपके एक स्पेसिफिक ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है, नेजल रूट के थ्रू ये आपकी बॉडी के अंदर मेनली एंटर कर सकता है बेटा, ठीक है। तो ये था कि ये पैथोजन और साथ ही साथ में कौन सा इसका टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है ये, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं बेटा हम कैसे ये ट्रांसमिट होती है और इसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो उसको रफ कर रहा हूं मैं, जल्दी से हम देखेंगे इसके सिम्टम्स और इसके क्या क्या ट्रांसमिशन मोड है। तो पहले ट्रांसमिशन लिख लेते हैं जल्दी से हम। तो ट्रांसमिटेड through droplets from infected person, ठीक है। कैसे ट्रांसमिट होती है बेटा ये डिजीज? तो इसके जो भी बैक्टीरियाज हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, जितने भी हम छींकते हैं बेटा, खांसते हैं, तो क्या होता है हमारे माउथ से काफी सारे ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं, काफी सारी सलाइवा की ड्रॉप्स जो हैं वो बाहर रिलीज होती है बेटा। कुछ जो होती हैं वो लाइट वेट होती हैं, तो वो हमारे एयर के अंदर काफी देर तक रहती हैं। कुछ जो होती हैं ड्रॉपलेट्स वो हैवी होती हैं, तो वो पास ही ग्राउंड तक वह पहुंच जाती है, ठीक है। तो सॉइल के अंदर सॉइल भी कंटेमिनेटेड हो गई बेटा और साथ ही साथ में एयर भी कंटेमिनेट हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे हाथों के थ्रू भी वो हमारी बॉडी तक पहुंच सकता है, अगर हमने उसको नोज तक टच किया तो पहुंच सकता है। साथ ही साथ में अगर हम उस एयर के कांटेक्ट में आ गए तो भी हमें वो हो सकता है, ठीक है। तो बेटा ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं बेटा हम क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको, क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हेडेक जो है वो काफी ज्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। साथ ही साथ में ब्लीडिंग देखने को मिलती है बेटा, ब्लीडिंग विद कफ। इस डिजीज के अंदर कफ बहुत ज्यादा बॉडी से रिलीज होता है, क्योंकि बेटा आपकी जो म्यूकस ग्लैंड है वो अफेक्ट होती है। साथ ही साथ में आपके लंग्स इस डिजीज में इन्फेक्ट होते हैं इस बैक्टीरियाज के थ्रू, ठीक है। लिम्फ वाला पार्ट जो है, लिम्फ नोड्स, वो अफेक्ट होते हैं इस डिजीज के अंदर। तो ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज, मेनली लंग्स के अंदर इंफेक्शन होता है इस बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। और आपके लंग्स के सराउंडिंग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में म्यूकस बनने लगता है और यही म्यूकस आपकी बॉडी से कफ की फॉर्म में रिलीज होता है। और कफ जब रिलीज होता है बेटा तो साथ ही साथ में ब्लीडिंग भी होती है। तो ये जो ब्लीडिंग विद कफ है ये इसका एक इंपॉर्टेंट एक साइन है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर लिख सकते हैं बेटा
वीकनेस, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, भूख बहुत कम लगती है, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं बेटा स्वेटिंग। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। मैं यहां पे आपको इस सिम्टम पे थोड़ा सा स्टार मार्क कर देता हूं ताकि आपको ये ज्यादा ध्यान में रहे, नोटिस में रहे आपके, ठीक है। तो इस डिजीज के अंदर लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। लंग्स के सराउंडिंग म्यूकस बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा होने लगता है बेटा। तो यही म्यूकस आपकी बॉडी से या फिर आपके माउथ से कफ की फॉर्म में रिलीज होता है और साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो ब्लीडिंग विद कफ इसका एक इंपॉर्टेंट साइन है। बाकी कुछ सिम्टम्स तो हैं ही, ठीक है। तो ये आप भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जल्दी से हम लिखते हैं अब इस डिजीज के प्रिवेंशन और फिर लिखते हैं हम ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सिम्टम्स, लिख लिए बेटा हमने। इसके बाद लिखेंगे हम इसके प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है बेटा? तो अवॉइड ओवर क्राउडिंग, ठीक है, हमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए बेटा। यूज फेस मास्क, फेस मास्क का यूज करना चाहिए बेटा। और इम्यूनाइजेशन विद बीसीजी, और बीसीजी का नाम भी कभी कभार पूछ लेता है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमें भीड़ भाड़ में से बचना चाहिए बेटा। किसी से बात करते टाइम हमें थोड़ा दूरी रखनी चाहिए, ठीक है। हमें फेस मास्क का यूज करना चाहिए ताकि ड्रॉपलेट्स आप इनहेल ना कर सकें। और साथ ही साथ अगर आपको इस डिजीज से बचना है, आपके आसपास एरिया में डिजीज के जो है पेशेंट ज़्यादा है, तो आप इम्यूनाइज भी कर सकते हैं आपकी बॉडी को बीसीजी के थ्रू। बीसीजी में बेटा बैसिलस के बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। तो इसका नाम है बीसीजी वैक्सीनेशन का बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। तो हम लिख लेते हैं इसके बाद में कौन कौन सी इसकी इफेक्टिव, दूसरे कलर से लिख लेते हैं। इसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है बेटा? ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है बेटा, जैसे रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो रिफाम्पिसिन का इसमें यूज काफी ज्यादा किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का काफी ज्यादा यूज किया जाता है इसमें। और साथ ही साथ पायरेजिनेमाइड का भी इसमें यूज किया जाता है। रिफाम्पिसिन का यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायरेजिनेमाइड का भी इसमें यूज किया जाता है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जो कि इसके लिए इफेक्टिव है, जो कि जनरली यूज की जाती है। हमने ट्यूबरकुलोसिस डिजीज देखी नेक्स्ट टाइफाइड के बाद में, तो ये भी किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया के थ्रू होती है बेटा। और कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपको बेटा जीनस भी याद होना चाहिए और साथ ही साथ आपको इस डिजीज के लिए तो आपको स्पीशीज का नाम याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से पता चल जाएगा आपको कि ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के लिए एक स्पीशीज है, ठीक है। तो ये तो आपको बिल्कुल
अंडरस्टूड है बेटा, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैसे ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, तो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन के थ्रू ये किसी भी एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच सकती है और उसको इन्फेक्ट कर सकती है। कौन सा टॉक्सिन है जो कि इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है, और आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। तो कौन सा टॉक्सिन है बेटा, तो ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन है। साथ ही साथ हमने देखा कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो हेडेक होता है बेटा, इसमें बॉडी का वेट जो है वो थोड़ा सा लॉस होता है ना। जगह जगह टीबी के सेंटर्स बने होते हैं बेटा, जो कि है ना, इसके डॉट्स ली जाते हैं बेटा। डॉट्स भी जो है इसका एक ट्रीटमेंट है, डॉट सेंटर होते हैं बेटा। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, अवॉइड ओवर क्राउडिंग, हम भीड़ भाड़ से बच सकते हैं, वहां पे जाने से बच सकते हैं बेटा, है ना। ज्यादा लोगों से बात करने से बच सकते हैं, उनसे कांटेक्ट करना हम अवॉइड कर सकते हैं। यूज फेस मास्क, फेस मास्क का यूज कर सकते हैं हम बात करते टाइम बेटा। तो इससे क्या है, ड्रॉपलेट्स का इन्फेक्शन होने से बहुत ज्यादा बच सकते हैं। इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं हम बीसीजी के थ्रू, बीसीजी की वैक्सीन ले सकते हैं हम, जिससे आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे रिफाम्पिसिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी बेटा एक एंटीबायोटिक है, और साथ साथ पायरेजिनामाइड भी एक एंटीबायोटिक है जो कि इसकी इफेक्टिव एंटीबायोटिक इस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो हमने आज की क्लास में कुछ बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस किया। इससे पहले वाली क्लास में हमने मलेरिया जो कि प्रोटोजोन है, मलेरिया डिजीज का जो पैथोजन एक प्रोटोजोन है बेटा, तो हमने प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज को डिस्कस किया। इसके आगे का पार्ट हम आगे देखेंगे बेटा, तब तक आप अच्छे से इस चैप्टर को लर्न कीजिए। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन जो बैक्टीरियाज के नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, बहुत अंदर से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको जनरल चीजें याद रखनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको बिल्कुल डीप में नहीं घुसना है, आपको बाहर से चीजों को सबको देखते हुए चलना है। आपको क्वेश्चंस जो है बाहर से बनते हैं बेटा, बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज्यादा, है ना। आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। आपको नहीं पूछा जाता है कि इसके अंदर डीप में घुस के ठीक क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो जितने भी बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आप ध्यान में रखते चले, आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।